Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 29. In previous lectures 26 to 28 हमने बात की है RL and RC सर्किट्स की. RL और RC सर्किट्स को हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक स्टोरेज एलिमेंट होता है. फिर हमने सोर्स फ्री RL एंड RC सर्किट्स को एनालाइज किया था. उसके बाद हमने बात की थी कि व्हाट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड देन फाइनली हमने स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RC सर्किट एंड स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट को डिटेल में स्टडी किया था. Today's lecture is about second order circuit. A second order circuit is characterized by a second order differential equation. It consists of resistor and the equivalent of two energy storage elements. जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ एक स्टोरेज एलिमेंट है, दैट्स वाई उसको हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहते हैं. सेकंड ऑर्डर सर्किट में आपके पास टू स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं सर्किट में. फॉर एग्जांपल आपके पास इस फिगर में एक इंडक्टर स्टोरेज एलिमेंट है और एक कैपेसिटर स्टोरेज एलिमेंट है. क्योंकि इस सर्किट में आपके पास टू स्टोरेज एलिमेंट्स हैं तो इसलिए इसको हम सेकंड ऑर्डर सर्किट कहते हैं. इसी तरह और ये आपके पास RLC सर्किट है और इसको हम सीरीज़ RLC सर्किट भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों कंपोनेंट सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. ये आपके पास पैरेलल RLC सर्किट है और इसमें भी आपके पास क्योंकि टू स्टोरेज एलिमेंट्स हैं C एंड L, सो इसको भी हम सेकंड ऑर्डर सर्किट कहते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास टू डिफरेंट स्टोरेज एलिमेंट हैं L एंड C और इसमें भी आपके पास टू डिफरेंट स्टोरेज एलिमेंट हैं C एंड L. अगर आपके पास इस किस्म का सर्किट हो जिसमें सेम स्टोरेज एलिमेंट हो लेकिन उनकी क्वांटिटी 2 हो तो उन सर्किट्स को भी हम सेकंड ऑर्डर सर्किट्स कहते हैं. अब इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास L1 और L2 दे आर सेम स्टोरेज एलिमेंट्स इंडक्टर, सो इसको भी हम सेकंड ऑर्डर सर्किट कहेंगे. और एक और आपके पास सर्किट है जिसमें आपके पास टू कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2 और ये सेम है इसलिए इसको भी हम सेकंड ऑर्डर सर्किट कहेंगे. तो अगर आपके पास सर्किट में सेम स्टोरेज एलिमेंट हो या डिफरेंट स्टोरेज एलिमेंट हो तो जितनी तादाद में वो सर्किट में होंगे उस लिहाज से डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिटरमिन होगा कि वो सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है. सो जैसे कि हमने बात की थी एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स की, तो इसी तरह हमारे पास सेकंड ऑर्डर सर्किट्स को भी एक्साइट करने के दो मेथड्स हैं. वन इज़ बाय इनिशियल कंडीशंस ऑफ द स्टोरेज एलिमेंट. These source free circuits will give natural response as expected. So इसमें हम कोई भी DC वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं करते सर्किट को, बल्कि सर्किट के अंदर जो स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से जो हमें सर्किट को एक्साइटेशन मिलती है हम उसको यूज़ करते हैं. एंड सेकंड मेथड इज़ बाय स्टेप इनपुट्स. सर्किट आर एक्साइटेड बाय independent sources. These circuits will give both the natural response and the forced response. अब क्योंकि इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं DC वोल्टेज सोर्सेज, सो जब आप DC वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करेंगे सर्किट को तो वो हमें दोनों रिस्पॉन्स देगा, नेचुरल भी एंड फोर्स्ड रिस्पॉन्स भी. Finding initial and final values. We begin our lecture by learning how to obtain the initial conditions for the circuit variables and their derivatives, as this is crucial to analyze second order circuit.
तो सेकंड ऑर्डर सर्किट को एनालाइज करने के लिए आपके पास दो इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए, तब आप उस सर्किट को कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। The major problem students face in handling second order circuit is finding the initial and final conditions on circuit variables. Students are usually comfortable getting the initial and final values of V and I, but often have difficulty in finding the initial values of their derivatives. जब हम initial value I या V की बात करेंगे सिर्फ, तो that is not difficult to find, but जब हम डेरिवेटिव ऑफ v और डेरिवेटिव ऑफ i की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसको आगे हम देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। There are two key points to keep in mind in determining the initial conditions. First one is, as we know that in circuit analysis we must carefully handle the polarity of voltage across the capacitor and the direction of the current through the inductor. और हमने ये भी देखा था कि V और I को हम डिफाइन करते हैं according to the passive sign convention. So one should carefully observe how these are defined and apply them accordingly. So it is very important to know the polarity of the voltage across the capacitor and the direction of the current through the inductor. And second thing is that one should keep in mind that the capacitor voltage is always continuous. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है that cannot change abruptly. So हम लिख सकते हैं V of 0 plus is equal to V of 0 minus. और इसी तरह हमने देखा था कि the inductor current is always continuous. So हम लिख सकते हैं I of 0 plus is equal to I of 0 minus, where T is equal to 0 minus denotes the time just before a switching event, and T is equal to 0 plus is the time just after the switching event. For example, अगर आपके पास this is time 0, तो इस टाइम 0 से पहले ये टाइम आपके पास 0 नेगेटिव होगा, और इस टाइम 0 के बाद ये टाइम आपके पास 0 पॉजिटिव होगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जस्ट इसमें थोड़े से टाइम का डिफरेंस होता है। सो इन फाइंडिंग इनिशियल कंडीशंस we first focus on those variables that cannot change abruptly. So वो कौन सी variables हैं? वो एक तो voltage है across the capacitor, and the other variable is the current through the inductor. So how to find initial values in a circuit? उसके लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल इज द स्विच इन द फिगर हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आपके पास स्विच है एंड इट इज़ क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट इज़ ओपन एट t इज़ इक्वल टू 0। जब टाइम आपके पास t आया है, t इज़ इक्वल टू 0 आया, तो ये आपके पास स्विच ओपन हो गया है, उससे पहले ये क्लोज है। वी हैव टू फाइंड these quantities. A में आपके पास I of 0 plus, V of 0 plus, part B is D I of 0 plus dt, D V of 0 plus dt, and part C is I of infinity and V of infinity. तो सबसे पहले हम पार्ट A को सॉल्व करते हैं। अगर जैसे कि गिवन है कि
स्विच हैज़ बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर स्विच लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज है, इट मीन्स कि सर्किट स्टेडी स्टेट तक पहुंच चुका है एट t इज इक्वल टू 0। तो उस वक्त आपके पास जो कैपेसिटर है दैट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किट, और जो आपके पास इंडक्टर है दैट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। सो इस सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें फॉर द स्टेडी स्टेट तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। This is 4 ohm resistor, this is current I, and this is 2 ohm resistor। और आपके पास यहाँ पे इंडक्टर था जो कि शॉर्ट हो गया है, और यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर था जो कि ओपन हो गया है। तब आपके पास सर्किट की नई फॉर्म ये बन गई है। So we can write that at t is equal to 0 माइनस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे स्विच क्लोज्ड है और t इज इक्वल टू 0 से पहले के टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है कि एट t इज इक्वल टू 0 माइनस आपके पास जो करंट होगा I, this current that will be equal to, सिंपली आप इस सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दें तो ये दोनों रजिस्टर आपके पास सीरीज़ में हैं, 4 ओम एंड 2 ओम, और ये आपके पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है। तो आपके पास I ऑफ 0 माइनस आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास I ऑफ 0 माइनस की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर्स। और अब हम V ऑफ 0 माइनस फाइंड आउट करते हैं। सो V इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सो हमें करंट I मिल चुका है विच इज 2 एम्पियर, एंड दिस वोल्टेज V इज एक्चुअली द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर इन दिस केस। सो हम इसको लिख सकते हैं कि I ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो दिस करंट I इंटू 2 ओम। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, I की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 वोल्ट। तो I ऑफ 0 माइनस आपके पास ये आ गया है, और V ऑफ 0 माइनस आपके पास इसके इक्वल आ गया है। एंड वी नो दैट द इंडक्टर करंट and the capacitor voltage cannot change abruptly so that we can write I of 0 plus is equal to I of 0 minus is equal to 2 amperes, and V of 0 plus is equal to V of 0 minus, and that is equal to 4 volts.
अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट कैसे बिहेव करेगा। सो क्योंकि जो स्विच है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ओपन हो जाएगा एंड दिस टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लस इज द टाइम आफ्टर t इज इक्वल टू 0। सो इस वक्त आपके पास स्विच ओपन है। तो जब आपके पास स्विच ओपन होगा तो आपके पास सर्किट की नई फॉर्म क्या बनेगी, आइए वो ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास 4 ओम रेजिस्टर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I, दिस इज 0.25 हेनरी इंडक्टर एंड दिस इज 0.1 फैरेड कैपेसिटर एंड दिस इज द वोल्टेज V across the कैपेसिटर। सो इस केस में भी आपके पास करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू IF0 प्लस, क्योंकि अब इस केस में आपके पास रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में है और सीरीज में हमें पता है कि करंट सेम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू IF0 plus and it is equal to 2 amperes, and as we know that C dV by dt is equal to IC, so this implies dV by dt is equal to IC divided by C। सो इसको हम लिख सकते हैं dV of 0 plus divided by dt is equal to I of 0 plus divided by C। So I of 0, IC of 0 plus is equal to 2 and C की वैल्यू हमारे पास है 0.1। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 को 0.1 से तो आपके पास वोल्टेज आ जाएगी 20 वोल्ट्स पर सेकंड। और इसी तरह हम जानते हैं कि L di by dt is equal to VL, and this is the voltage across the inductor, and di by dt is equal to VL by L। So now we can obtain VL by applying KVL to the loop। जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था सेकंड, जिसमें आपके पास सर्किट की फॉर्म भी आई थी, इसको मैं रीड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम रजिस्टर है, दिस इज करंट I, दिस इज 0.25 हेनरी इंडक्टर एंड दिस इज 0.1 फैरेड कैपेसिटर
and V is the voltage across the capacitor. So VL को फाइंड आउट करने के लिए हम KVL अप्लाई कर देते हैं इस सर्किट पे। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बनेगी -12 प्लस 4I(0) प्लस VL(0) प्लस VF(0) प्लस. This is the voltage source 12 volt and this is the voltage across the resistor, this is the voltage across the inductor and this is the voltage across the capacitor. So यहाँ से हम VL(0) प्लस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं which is equal to 12 माइनस, क्योंकि I(0) की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये 8 बन जाएगा एंड माइनस V(0) प्लस की वैल्यू हमारे पास 4 है तो यहाँ पुट कर देते हैं और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VL(0) प्लस की वैल्यू आ जाएगी 0. So we can write Ti(0) plus upon dt is equal to VL(0) plus divided by L. So VL(0) plus की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो आपके पास Di(0) plus by dt की वैल्यू आ जाएगी 0 एम्पेयर्स पर सेकेंड की इक्वल. अब हम बात करते हैं पार्ट सी की फॉर टाइम ग्रेटर देन 0. सो जब आपके पास टाइम इन्फिनिटी होगा फॉर एग्जांपल तो आपके पास सर्किट की फॉर्म कुछ ये बन जाएगी. क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो इंडक्टर था वो शॉर्ट हो गया है और स्विच आपके पास ओपन है तो 2 ohm रेजिस्टर का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ ओपन सर्किट. सो फॉर दिस केस आपके पास जो V इन्फिनिटी होगा दैट विल इक्वल टू 12 volts, क्योंकि जब सर्किट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे जहाँ पे टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट अपेयर हो जाएगी एंड I ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सर्किट ओपन हो गया तो अब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा. सो I ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. इनिशियल कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. इन द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर वी हैव टू कैलकुलेट इन पार्ट ए IL(0) प्लस VC(0) प्लस VR(0) प्लस. पार्ट बी में हमने DIL(0) प्लस बाई dt, DVC(0) प्लस बाई dt एंड DVR(0) प्लस बाई dt फाइंड आउट करना है और पार्ट सी में हमने IL ऑफ इन्फिनिटी, VC ऑफ इन्फिनिटी एंड VR ऑफ इन्फिनिटी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं और हम टाइम इंटरवल लेते हैं t लेस देन 0, कि जब टाइम लेस देन 0 होगा तो उस वक्त सर्किट बिहेव कैसे कर रहा होगा.
तो उस वक्त आपके पास जो सोर्स है ये वाला 3 म्यू एफ टी वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो सिर्फ टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट करता है, टाइम लेस देन ज़ीरो के लिए वो ज़ीरो होता है। सो नाउ एट t इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस, हमारे पास सर्किट की क्या फॉर्म बनेगी, एक तो ये सोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा, बाकी आपके पास ये रेजिस्टर एज इट इज़ जहाँ रहेगा, यहाँ पे भी आपके पास 4 ओम रेजिस्टर एज इट इज़ रहेगा, जबकि आपके पास ये जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है ये ज़ीरो हो जाएगी, जबकि आपके पास जो कैपेसिटर है ये ओपन हो जाएगा। और जबकि इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास सर्किट की फॉर्म ये बन जाएगी। So from this circuit we can write IL of 0 minus is equal to 0 VR of 0 minus is equal to 0 and VC of 0 minus is equal to -20। तो ये तीनों इनिशियल कंडीशंस हमने कैसे लिखी हैं, IL of 0 minus is equal to 0 कैसे आता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास वोल्टेज सोर्स जो 20 वोल्ट्स है वो यहाँ से डिसकनेक्टेड है, क्योंकि कैपेसिटर ओपन हो गया है। तो अब आपके पास करंट सर्किट में भी ज़ीरो होगा, जब आपके पास सर्किट में वोल्टेज नहीं होगी तो फिर करंट भी ज़ीरो होगा। तो सो IL of 0 minus is equal to 0। इसी तरह जब करंट नहीं होगा तो आपके पास VR of 0 minus is equal to 0, लेकिन VC of 0 minus is equal to -20 volts। ये कैसे आता है, VC is the voltage between this point and this point। so इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप देखें तो आपके पास 20 वोल्ट्स का सोर्स लगा हुआ है, तो वो -20 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और अगर इन्हीं क्वांटिटीज़ के हम डेरिवेटिव्स लें एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, तो आपके पास वो भी सारे 0 के इक्वल आएंगे। अब हम बात करते हैं फॉर टाइम t ग्रेटर देन 0। सो एट दैट टाइम आपके पास जो सोर्स गिवन था 3 म्यू एफ टी, अब उसका इफेक्ट भी आएगा विच इज़ 3। तो अब इस केस में आपके पास सर्किट की नई फॉर्म ये बन जाएगी, ये आपके पास सोर्स होगा, ये आपके पास रेजिस्टर है 2 ओम एंड दिस इज द वोल्टेज वीआर अक्रॉस द रेजिस्टर। और ये आपके पास 4 ओम का रेजिस्टर है, ये आपके पास हाफ फैरेड का कैपेसिटर है एंड दिस इज द वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर एंड दिस इज द करंट IC
through the capacitor and this is the current IL through the inductor, और इंडक्टर की वैल्यू 0.6 हेनरी गिवन है and this is the voltage VL across the inductor. And as we know that the inductor current and the capacitor voltage cannot change abruptly, so we can write IL of 0 plus is equal to IL of 0 minus is equal to 0, and VC of 0 plus is equal to VC of 0 माइनस, ये भी 0, ये -20 के इक्वल है. अब सर्किट को फर्दर एनालाइज करने के लिए सपोज दिस इज द वोल्टेज V नॉट अक्रॉस द रेजिस्टर and this is node A and suppose this is node B. So जब हम KCL अप्लाई करेंगे एट नोड A, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इज इक्वल टू VR ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस V नॉट ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय 4. अगर आप इस नोड में देखें तो यहाँ पे ये करंट एंटर हो रहा है जबकि ये करंट भी लीव कर रहा है और ये करंट भी लीव कर रहा है. सो हम बाय यूजिंग KCL ये इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ अप्लाई KVL टू मिडल मैश. इस मैश पे अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस VR ऑफ 0 प्लस V नॉट ऑफ 0 प्लस and plus voltage across the capacitor VC of 0 plus and plus 20 volts this voltage. So अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है. सपोज इसको मैं इक्वेशन टू कहता हूँ और इससे पहले जो हमारे पास IL ऑफ 0 माइनस और VR ऑफ 0 माइनस और VC ऑफ 0 माइनस के लिए एक इक्वेशन बनी थी उसको मैं 1 कह देता हूँ जो कि हमारे पास ये इक्वेशन आई थी. दिस इज सपोज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, this is equation 3 and this is equation 4. And since we know that VC of 0 plus is equal to minus 20 volts, so from equation 2 and 4 we can write that VR of 0 plus is equal to V naught of 0 plus. And now from equation 3 and equation 5 we can obtain VR of 0 plus is equal to V naught of 0 plus is equal to 4. तो
अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो आपने क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 को कंपेयर करके आप वहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वी आर ऑफ 0 प्लस, तो हमने देखा है कि वो दोनों वी आर ऑफ 0 प्लस वी नॉट ऑफ 0 प्लस के इक्वल आ रहा है। और अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 को हम देख के वी आर ऑफ 0 प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि वी ऑफ 0 वी नॉट ऑफ 0 प्लस की इक्वल होगी, जो कि 4 की इक्वल आएगी। तो इस तरह हमारे पास अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। हमारे पास वी सी ऑफ 0 प्लस की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास वी आर ऑफ 0 प्लस की वैल्यू भी आ गई है। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। सिंस वी नो दैट एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एल एंड डी आई एल ऑफ 0 प्लस divided by t of t is equal to vl of 0 plus divided by l। इस इक्वेशन से हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। सो अब हम जो सर्किट हमने लास्ट सर्किट हमने ड्रॉ किया था, उस पर अगर हम राइट मैश में KVL अप्लाई करें इस सर्किट में, अगर हम KVL अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई KVL टू दी राइट मैश। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी VL of 0 प्लस is equal to VC of 0 plus 20। और ये आपके पास जब आप इसमें VC of 0 प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास -20 की इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास VL ऑफ 0 प्लस की वैल्यू आ जाएगी 0 वोल्ट्स के इक्वल। सो वी कैन राइट DIL of 0 प्लस डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल टू 0। सो इसको मैं इक्वेशन 5 कह देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 6 कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन 7 है। इसी तरह हम जानते हैं कि C dV by dt is equal to IC and this implies dV by dt is equal to IC divided by C। अब हमारे पास जो फिगर थी उसमें हम नोड B पे अगर KCL अप्लाई करें, मैं लिख देता हूँ बाय KCL एट नोड B। सो हम लिख सकते हैं V नॉट of 0 plus divided by 4 is equal to IC of 0 plus and plus IL of 0 plus। तो ये आप फिगर को देख के ये क्वेश्चन ईजिली लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8 and since we know that V naught of 0 plus is equal to 4 and IL of 0 plus is equal to
0. Therefore we can write IC of 0 plus is equal to 4 divided by 4 is equal to 1. Now we write dVc of 0 plus divided by dt is equal to IC of 0 plus divided by C. So यहाँ पे हमारे पास IC of 0 plus की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं 1 और C की वैल्यू हमारे पास है 0.5. तो ये आपके पास आ जाएगा 2 volts पर सेकंड के इक्वल. Now to find dVr of 0 plus by dt, we apply KCL to node A. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इज इक्वल टू वी आर बाई 2 प्लस वी नॉट बाई 4. इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 9 कह देता हूँ. तो यहाँ पे अगर हम सपोज इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 dVr of 0 प्लस डिवाइडेड बाय dt प्लस dV नॉट ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय dt. हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा. इसको इक्वेशन हम 10 कह देते हैं. अगेन हम उसी सर्किट पे KVL अप्लाई करते हैं मिडल मैश पे. सो बाय KVL on the middle mesh, we can write minus V R plus VC plus 20 plus V naught is equal to 0. अब दोबारा इसमें इस इक्वेशन के हर टर्म के डेरिवेटिव लेते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा माइनस dVr of 0 plus divided by d of t plus dVc of 0 plus divided by dt plus dV naught of 0 plus divided by dt is equal to 0. और यहाँ पे 20 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि 20 कांस्टेंट है. नाउ हमारे पास जो dVc of 0 प्लस डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू 2 हमने पहले फाइंड आउट की थी, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी dVr of 0 प्लस डिवाइडेड बाई dt is equal to 2 plus dV naught of 0 plus divided by dt. 6 को इक्वेशन 11 में कह देता हूँ. So now from
equation 10 and equation 11, we can get dVr of 0 plus divided by d of t, and it is equal to 2 by 3 volt per second. Now we try to find dir of 0 plus divided by dt. Since we know that Vr is equal to 5IR, so दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी dir of 0 plus by dt is equal to 1 by 5 dVr of 0 plus by dt. So dVr of 0 plus by dt की वैल्यू 2 by 3 आई है, तो वो इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 2 by 15 एम्पियर पर सेकेंड। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। सो पार्ट सी में आपके पास जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट लेवल पे आ जाएगा। सो स्टेडी स्टेट लेवल पे जब आपका सर्किट आएगा तो उसकी फॉर्म अब कुछ ऐसी होगी। ये 2 ओम रजिस्टर है, ये 4 ओम रजिस्टर है। यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। एंड दिस करंट इज IL एंड दिस वोल्टेज इज VC एंड दिस वोल्टेज इज VR। सो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी आपके पास IL इन्फिनिटी आ जाएगा इक्वल्स टू 2 by 2 plus 4 into 3 एम्पियर्स। तो IL ऑफ इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 1 एम्पियर्स के इक्वल। बिकॉज जब आपके पास यहाँ पे सर्किट ओपन हो जाएगा तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जब इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास फिर ये तीनों कंपोनेंट्स पैरेलल हो जाएंगे। दिस करंट सोर्स, दिस रजिस्टर 2 ओम एंड दिस रजिस्टर 4 ओम। सो IL करंट फाइंड आउट करने के लिए हम CDR अप्लाई करते हैं तो हमने 2 को ऊपर रखा डिवाइडेड बाई 2 plus 4 इंटू जो करंट इस नोड में एंटर हो रहा है जो कि 3 एम्पियर है। तो आपके पास IL ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा 1 एम्पियर की इक्वल। अब हम बात करते हैं VR ऑफ इन्फिनिटी की। सो VR ऑफ इन्फिनिटी आपके पास क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो हम इसके थ्रू पहले करंट फाइंड आउट करते हैं कि इसमें से कितना करंट पास कर रहा है। सो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम CDR अप्लाई करके करंट लिख सकते हैं 4 by 2 by 4 into 3। ये आपके पास करंट आ गया और इसको हम 2 ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास VR इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। और VC ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो -20 वोल्ट्स के इक्वल आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर था जो कि ओपन हो गया है। अब इन दो
पॉइंट्स के बीच में आपके पास वोल्टेज -20 वोल्ट अपीयर हो रही है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।